हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, संधि का आज हम लेकर आए हैं थ्योरी बेस पे। ठीक है, संधि को आज हम कवर करेंगे और जो है इसके बाद से क्वेश्चन आंसर भी एक वीडियो बना देंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा और उसको आप जाके कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, इसमें थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है संधि। तो देखिए, कह रहा है कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। और इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द की रचना होती है। जैसे देखिए, सुर धन इंद्र, तो ये दो शब्द हो गए। सुर धन इंद्र से क्या बना तीसरा शब्द हमारा? सुरेंद्र। ठीक है, विद्या धन आलय यानी विद्यालय, सत धन आनंद सदानंद होता है। ठीक है, तो इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर, ठीक है, यानी कि अंत्याक्षर का मतलब है कि आनंद और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर का मतलब है सत। ठीक है, मिलकर एक भिन्न वर्ण, अलग ही वर्ण बन गया, तो इस प्रकार के मेल को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको संधि समझ में आ गई होगी। अब देखिए, संधि के प्रकार की बात करें तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो देखिए हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि में क्या है? तो देखिए, स्वर संधि जो है, स्वर संधि को पढ़ेंगे तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पे जो विकार होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब स्वर संधि जो है, इसके कितने भेद होंगे? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि किसको कहा है? तो स्वर के साथ जब स्वर का मेल होने पे और जो विकार होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। और इसके भेद 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं? तो देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि देखिए क्या कह रहा है? सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो या फिर चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो। यदि सवर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएंगे। इस संधि को ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, संधि है और एक तरफ उसके उदाहरण है। देखिए, तो अ प्लस अ मिलकर क्या होगा? आ हमारा होगा। ठीक है, तो पुष्पावली, पुष्पावली है तो पुष्प, पुष्प में भी अ है और आवली, पुष्पावली, तो अ इधर भी है तो अ प्लस अ मिला है तो हमारा क्या हो गया है? आ हो गया है, तो पुष्पावली हो गया। अ प्लस अ मिलेगा तो आ होगा, अ प्लस आ मिलेगा तो भी आ होगा, आ में आ प्लस अ रहेगा तो भी आ होगा, आ प्लस आ रहेगा तो भी आ होगा। ठीक है, तो देखिए, हिमधन आलय हिमालय, मायाधन अधीन मायाधीन, विद्याधन आलय विद्यालय। ठीक है, अब देखिए, ई की मात्रा का ये अ से था और अब देखिए ई, तो ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई होगा और ई प्लस ई मिलेगा बड़ी ई तो भी बड़ी ई होगा, ई प्लस ई होगा तो भी होगा, ई प्लस ई रहेगा तो भी ई होगा।
तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कवि धन इच्छा बराबर कविच्छा, हरिधन ईश बराबर हरीश, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, नदी धन ईश बराबर नदीश। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है उ, तो उ प्लस उ मिलेगा तो उ होगा, और उ प्लस उ मिलेगा तो भी उ होगा, उ प्लस उ रहेगा उ होगा, उ प्लस उ रहेगा तो भी उ होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति, सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व, मातृधन ये री वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, उ का हो गया, तो हमने अ को, आ की मात्रा को देखा, और बड़ी ई को देखा, और बड़ा उ, ये जिसमें होते हैं वो दीर्घ होते हैं। अब री के बारे में देखेंगे, तो री में देखिए, री प्लस री हुआ है तो भी री हुआ है, तो मातृ प्लस रीढ़ बराबर मातृ। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब आगे देखेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, तो गुण संधि के बारे में देखिए, गुण संधि है कि जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई यानी छोटी ई या बड़ी ई आता है तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अ या आ हो तो आ के आगे उ या ऊ आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और अ या आ के आगे री आने पर अर हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब अ आ के आगे ई या उ तथा री हो तो क्या होगा, जैसे ए ओ और अर हो जाता है, तो इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी देखिए, उदाहरण दिया है, संधि करके उदाहरण है, तो अ प्लस ई बराबर ए होगा आपका। ठीक है, अ प्लस ई बराबर ए होगा, आ प्लस ई बराबर ए होगा, आ प्लस ई बराबर भी ए होगा। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, गणधन ईश बराबर गणेश, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, रमाधन ईश बराबर रमेश। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है उ, तो अ प्लस उ बराबर ओ होगा, अ प्लस उ बराबर ओ होगा, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ होगा। ठीक है, ये ओ होगा, और इसका एग्जाम्पल देखिए, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, समुद्र प्लस उर्मी बराबर समुद्रोर्मी, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। ठीक है, और री का देखिए, अर का देखिए, अ प्लस री बराबर अर होता है, आ प्लस री बराबर भी अर होता है, तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। अब आगे देखिए, वृद्धि संधि के बारे में दिया है, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, जब अ या आ के आगे ए आता है। ठीक है, अ और आ के आगे ए आता है तो दोनों का मिलकर क्या होता है, ए हो जाता है। तो इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या अ आता है तो दोनों का अ हो जाता है, इसे ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए, एक पे ऐसे रहेगा तो ये वृद्धि संधि रहेगा, और ऐसे मात्रा रहेगी तो भी ये वृद्धि संधि ही होगी। एक ये उदाहरण है, इसको समझ लीजिए कि वृद्धि संधि की पहचान, दो चोटी ऊपर रहेगी तो भी वृद्धि संधि रहेगी, और एक के ऊपर दो चोटी रहेगी तो भी वो वृद्धि संधि रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण में दिया हुआ है कि अ प्लस, यहाँ तक पढ़े थे ना, हाँ, तो इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या अ आता है तो दोनों का अ हो जाता है, और इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए होता है। तो पुत्र धन एषणा बराबर पुत्रेषा होगा, मत प्लस एक के बराबर मतैक्य, सदा धन एव बराबर सदैव, और महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य हो जाएगा। अ प्लस ओ बराबर अ होगा, अ प्लस अ बराबर
औ होगा। आ प्लस ओ बराबर भी औ ही होगा, आ प्लस ओ बराबर भी औ ही होगा। तो देखिए जल प्लस ओकस बराबर जलौकस, परम धन औषध बराबर परमौषध, महाधन औदार्य बराबर महोदार्य, महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। ठीक है, अब आगे देखिए यड़ संधि के बारे में। तो यड़ संधि में देखिए क्या है, जब ई उ ई उ री ल के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। ठीक है, जब ई यानी छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ल के आगे कोई भी स्वर आता है तो ये जो है य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं और इस परिवर्तन को हम यड़ संधि कहते हैं। या तो य आ जाएगा, व में हो जाएगा, या र में या ल में परिवर्तन होता है तो इसे ही हम यड़ संधि कहते हैं। जैसे देखिए अ प्लस ई प्लस अ बराबर य होगा, ई प्लस अ बराबर य, उ प्लस अ रहेगा तो व हो जाएगा, उ प्लस आ रहेगा तो व हो जाएगा, री प्लस अ रहेगा तो र होगा और री प्लस आ रहेगा तो ल हो जाएगा। तो अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण बराबर देवर्पण, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, लृ प्लस आकृति बराबर लाकृति। तो ये यड़ संधि के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे है अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि देखिए, जब ए ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है और औ का आ हो जाता है तो वहाँ पे हमारा अयादि संधि होती है। ठीक है, जब ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए आ रहा है तो वहाँ पे अय होगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, ए आ रहा है ना, नयन, तो ए आ रहा है तो यहाँ पे यन हो गया और ए आएगा तो आय हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस अ बराबर आय हो गया तो यहाँ पे नायक तो आय है और देखिए ओ जब आएगा तो वहाँ पे अव हो जाता है तो ओ प्लस अ बराबर अव होता है। तो यहाँ पे देखिए पवन में अव आएगा, औ का आव हो जाता है तो यहाँ पे देखिए पावक में आव बोलने पे आव आ रहा है। ठीक है, तो ये अयादि संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो ने प्लस अयन बराबर नयन, नय प्लस अक बराबर नायक, पो धन अन बराबर पवन, पौ धन अक बराबर पावक। ठीक है, तो ये अयादि संधि है। अब आगे देखेंगे व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि देखिए, दूसरा हमारा व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम जो हैं इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला दिया है नियम कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, अर्थात प्रथम अक्षर का मतलब जो क वर्ग का है तो उसका पहला क, और च वर्ग का और ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग अथवा य, र, ल, व आए तो क, च, ट, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर जट के स्थान पर डत के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है तो वहाँ पे हमारा व्यंजन संधि होता है। जैसे देखिए, दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक धन ईश बराबर वागीश, अच प्लस अंत बराबर अजंत, षट प्लस आनन बराबर षटानन सडानन, सत प्लस आचार बराबर सदाचार, सुप धन संत बराबर सुबंत, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन, तत् प्लस रूप बराबर तद्रूप। ठीक है, तो ये था हमारा
व्यंजन संधि के बारे में। अब आगे देखिए, आगे हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब दूसरा देखिए। दूसरा नियम है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट तप के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस मैं बराबर वांग्मय। षट, तो देखिए ये क भी पहला है, ट भी है, त है, य भी है, ठीक है। तो षट प्लस मास बराबर षटमास, उत प्लस मत बराबर उन्मत्त, अय प्लस मय बराबर अमय। तीसरा नियम है, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है। जैसे परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद, आ प्लस छादन बराबर आच्छादन, लक्ष्मी प्लस छाया बराबर लक्ष्मी छाया, पद प्लस छेद बराबर पद छेद, गृह प्लस छिद्र बराबर गृह छिद्र, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि था। अब आगे देखिए, आगे है चौथा नियम। चौथा नियम कह रहा है कि यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो क से म तक के जो शब्द होते हैं, क ख ग घ ऐसे करके म तक के जो शब्द होते हैं वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाता है। जैसे सम प्लस कर बराबर शंकर या शंकर हो जाएगा। सम प्लस चय बराबर सम संचय, सम प्लस तोष बराबर संतोष, घम प्लस टा बराबर घंटा, स्वयं प्लस भू बराबर स्वयंभू, ठीक है। पांचवा नियम देखिए, यदि म के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए, यानी कि य र ल व श श स ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। अगर अंतस्थ या उष्म व्यंजन आता है तो उसके जगह पे म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे देखिए, सम प्लस सार बराबर संसार, स्वयं प्लस वर बराबर स्वयंवर, सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस रक्षा बराबर संरक्षा, ठीक है। छठा नियम देखिए, यदि त और द के आगे ज या झ आ जाए तो उसका ज हो जाता है, ठीक है। त और द के आगे ध्यान रखिएगा, त और द के आगे ज या झ आए तो उसका ज हो जाता है। जैसे देखिए, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में ज़्यादा इसका संधि विच्छेद। तो उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, विपद प्लस जाल बराबर विपजाल, सत प्लस जन बराबर सज्जन, सत प्लस जाति बराबर सज्जाति, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है सातवां नियम। क्या कह रहा है कि यदि त और द के आगे श आए तो त द का च और श का छ हो जाता है, ठीक है। यदि त द के आगे अ आ जाता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सत प्लस चित बराबर सच्चित, तत् प्लस शरीर बराबर तच्छ शरीर, तत् प्लस हार बराबर उद्धार, उत प्लस हार बराबर उद्धार होगा, सॉरी, तद प्लस हित बराबर तद्धित, ठीक है। तो ये भी सारे व्यंजन संधि हैं। आठवां नियम देखिए क्या है, यदि च या ज के बाद न आए तो न के स्थान पर ज्ञ या ज्ञ हो जाता है। जैसे यज प्लस न बराबर यज्ञ होगा, याच प्लस न बराबर याज्ञा होगा, ठीक है। तो नौवां नियम देखेंगे। अब नौवां नियम हमारा क्या है, तो नौवां नियम कह रहा है कि यदि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो बहुधा स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अभि प्लस सेक बराबर अभिषेक, ठीक है। बी प्लस सम बराबर विषम, नी प्लस सेध बराबर निषेध, सु प्लस सुप्त बराबर सुसुप्त, ठीक है। अब आगे देखिए, 10वां नियम है। 10वां नियम क्या कह रहा है कि श के बाद, ठीक है, श के बाद त या थ आने पर उसके स्थान पर ट और ठ हो जाता है। त और थ आएगा तो उसके जगह पे श, ये श है, आकृष्ट है तो इसमें स है, तो इसके
बाद अगर त आ रहा है या थ आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, ट और ठ आ जाएगा। जैसे आकृष्ट है तो आकृष्ट प्लस त बराबर आकृष्ट, यहाँ त है तो इसका ट हो जाएगा। तुष प्लस ट बराबर तुष्ट। पृष्ठ प्लस थ बराबर पृष्ठ। षष्ठ प्लस थ बराबर षष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे 11वां नियम क्या कह रहा है। 11वां नियम है कि यदि री, र या श के आगे न आए तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है। ठीक है, ड़ हो जाता है। तो देखिए भर प्लस अन बराबर भरण। ठीक है, री, र या श आ जाएगा तो इन सब के आगे अगर न लगा है तो वहाँ पे न के जगह पे ड़ हो जाएगा। भूष प्लस अन बराबर भूषण। राम प्लस अयन बराबर रामायण। परि प्लस मान बराबर परिणाम। री प्लस न बराबर ऋण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने संधि पढ़ा और संधि में जो है दीर्घ संधि को हमने, स्वर संधि में जो है हमने 5 प्रकार के भेद पढ़े थे और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसमें से हमने दीर्घ संधि को कवर कर लिया है। ठीक है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, ये सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो विसर्ग संधि को देखिए क्या कह रहा है। विसर्ग संधि में कह रहा है कि विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। ठीक है, विसर्ग जो ये लगाए जाते हैं ऐसे बिंदु करके, तो संस्कृत भाषा के अलावा किसी भी भाषा में विसर्ग नहीं लगता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर ही होता है। कुछ इने गिने विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः, शनैः आदि जो कुछ शब्द हैं उसी में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में देखिए मनः, तेज, आयु, हरिः के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, फिर भी ये हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध हिंदी में प्रचलित है। ठीक है, विसर्ग संधि के ज्ञान के अभाव में हम वर्तनी की अशुद्धियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसका ज्ञान होना हमें काफ़ी जरूरी है। तो देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो पहला नियम देखिए क्या है। यदि विसर्ग के आगे श, श, स आए तो वह क्रमशः श, श, स में बदल जाता है। जैसे देखिए निशंक है तो निह प्लस शंक बराबर निशंक। दुह प्लस शासन बराबर जो है निह प्लस संदेह बराबर निह संदेह। निह प्लस संग बराबर निसंग। निह प्लस शब्द बराबर निशब्द। निह प्लस स्वार्थ बराबर निस्वार्थ। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है और ये इसके उदाहरण हैं। अब आगे देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा ऊ दीर्घ ई ऊ में बदल जाएगा। जैसे देखिए निह प्लस र बराबर नीरो, निह प्लस रोग बराबर निरोग, निह प्लस रस बराबर नीरस। तीसरा नियम देखिए, यदि विसर्ग के पास बाद च, छ, ट, ठ तथा त, थ आए तो विसर्ग क्रमशः श, श, स में बदल जाते हैं। जैसे देखिए निह प्लस तार बराबर निस्तार। ठीक है, त आया है ना, तो त जो है स में बदल गया। दुह प्लस चरित्र बराबर दुष्चरित। निह प्लस छल बराबर निश्छल। धनुः प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार। दुह प्लस तर बराबर दुस्तर। निह प्लस चय बराबर निश्चय। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया है चौथा नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। जैसे देखिए प्रातः काल, तो प्रातः काल में दिया है ना कि विसर्ग के बाद क आ जाए, ख आ जाए,
प फ अगर है तो उस विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। तो प्रातः काल, तो ये प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, पयः प्लस पान बराबर पयः पान, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण। ठीक है, तो अब देखिए पांचवा नियम क्या दिया है। पांचवा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग अथवा य, र, व, ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो है र में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस निवार बराबर दुर्निर्वार, दुर्निवार, दुह प्लस बोध बराबर दुर्बोध, निह प्लस गुण बराबर निर्गुण। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो हैं विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे हमारा दिया हुआ है, आगे भी और दिया है। निह प्लस आधार बराबर निराधार, निह प्लस धन बराबर निर्धन, निह प्लस झर बराबर निर्झर। छठा नियम देखिए। छठा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग जो है र में बदल जाता है। जैसे निह प्लस आशा बराबर निराशा, निह प्लस उपाय बराबर निरुपाय, निह प्लस इह बराबर निरीह, निह प्लस अर्थक बराबर निरर्थक। ठीक है, और सातवां नियम देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में य, र, ल, व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और अ जो है ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस विकार बराबर मनोविकार, पुरः धन हित बराबर पुरोहित, मन प्लस रथ बराबर मनोरथ, मनः प्लस रम बराबर मनोरम। ठीक है, अब आठवां देखिए। आठवां नियम में क्या है। आठवां नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे निह प्लस कर्म बराबर निष्कर्म, निह प्लस करुण बराबर निष्करुण, निह प्लस कपट बराबर निष्कपट, निह प्लस काम बराबर निष्काम, निह प्लस पाप बराबर निष्पाप, निह प्लस फल बराबर निष्फल। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है संधि के, हिंदी के विशेष संधियाँ, ठीक है, हिंदी की विशेष संधि के बारे में हम देखेंगे। तो दिया है कि जब हिंदी की कुछ अपनी विशेष संधि है, इनकी रूपरेखा अभी तक विशेष रूप से स्पष्ट निर्धारित नहीं हुई है, फिर भी इनका ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। तो हिंदी की प्रमुख विशेष संधि निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। जब पहला दिया है कि जब, तब, कब, सब और अब आदि शब्दों के अंत में यानी पीछे ही आने पर ह का भ हो जाता है और ब का लोप भी हो जाता है। जैसे जब प्लस ही बराबर जभी, तब प्लस ही बराबर तभी, कब प्लस ही बराबर कभी, सब प्लस ही बराबर सभी। ठीक है, ह का भ हो जाता है। ठीक है, और ब का उसमें लोप हो जाता है। तो देखिए अब प्लस ही बराबर अभी। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे दिया हुआ है दूसरा, कह रहा है कि जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ आदि शब्दों के बाद ही आने पर ही स्वर सहित लुप्त हो जाता है और अंतिम ई पर अनुस्वार लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस ही बराबर यहीं, कहाँ प्लस ही बराबर कहीं, वहाँ प्लस ही बराबर वहीं, जहाँ प्लस ही बराबर जहीं। ठीक है, अब आगे देखिए। तीसरा है कि कहीं कहीं संस्कृत के र, लोप, दीर्घ और यण आयादि संधियों के नियम में हिंदी में नहीं लागू होते हैं। जैसे अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। ठीक है, चौथा है कि कहीं कहीं पर संधि में विसर्ग लुप्त हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मनोकामना है तो मनः प्लस कामना बराबर मनोकामना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये संधि के बारे में हमने पढ़ा, पूरा संधि को ही कवर कर लिया है और इसको बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको गुण संधि, यण संधि,
दीर्घ संधि या अयादि संधि, वृद्धि संधि के बारे में और स्वर व्यंजन विसर्ग संधि के बारे में ये क्लास थी। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।